तो ये आप देख सकते हो, एक फैमिली का पूरा फैमिली का वीज़ा अप्रूव हुआ है। फिर आपके पास एक मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए लेटेस्ट, जो भी अप्रूव्ड घर बच्चे के लिए एक बर्थ सर्टिफिकेट और एक एनओसी उसके स्कूल से। कोई ट्रेड लाइसेंस वगैरह होता है वो भी दे सकते हो, या फिर और भी कोई बिजनेस का बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें उसमें कवर लेटर में होती हैं। ट्रैवल आइटनरी में आपकी डे टू डे, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे बंदे कंफ्यूज रहते हैं, किस में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ओरिजिनल टिकट से वीज़ा मिलेगा, हम डाल देते हैं और वीज़ा हो जाता है रिफ्यूज़। अब हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन धीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अप्रूव्ड फैमिली वीज़ा के बारे में, जो कि है जापान का। तो ये आप देख सकते हो, एक फैमिली का पूरा फैमिली का वीज़ा अप्रूव हुआ है जापान के लिए, टूरिस्ट वीज़ा, तो स्टिकर वीज़ा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रूव्ड फैमिली वीज़ा के बारे में, कि जापान का वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हो विद फैमिली, क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और क्या इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। तो डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा का सक्सेस रेशो और फैमिली का स्पेशली हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो आप भी अगर अपनी फैमिली का अप्लाई करवाना चाहते हो वीज़ा जापान का, तो आप हमसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, मोस्टली लोग पूछते रहते हैं। तो भाई आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा ऊपर। तो यहाँ पे हमें फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको भी जापान का वीज़ा चाहिए तो भाई अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो फैमिली का वीज़ा अप्रूव हुआ है, ठीक है, तो इनकी थोड़ी सी प्रोफाइल के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इनको कैसे ये वीज़ा मिला, कितने दिन में मिला, और एम्बेसी फीस वगैरह कितनी है और चार्जेस क्या हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई हम बात कर लेते हैं कि फैमिली का वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हो, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। ठीक है, देखो फैमिली में जो, वैसे तो नॉर्मली डॉक्यूमेंट कोई ज़्यादा इसमें होते नहीं है। ठीक है, आपका पासपोर्ट, आपका 1 साल की आईटीआर, आपकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, स्टैम्प और साइन की भी ज़रूरत नहीं होती, और आपका एक बिजनेस प्रूफ। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा आपको क्या चाहिए होता है, आप मान लो कि आप मैरिड हो या फिर जस्ट आप न्यूली मैरिड हो, तो मोस्टली क्या होता है कि पासपोर्ट में एक दूसरे बंदे का नाम नहीं होता, मोस्टली केसेस में फिर पासपोर्ट ही नहीं होता। तो या तो आपके पास हो एक मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, क्योंकि अगर आप एक साथ दोनों बंदे अप्लाई कर रहे हैं, तो या तो हो आपके पास एक मैरिज सर्टिफिकेट, अगर वो भी नहीं है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके पासपोर्ट में एक दूसरे का नाम आपस में होना चाहिए। जो बैक साइड जो होती है, तो वहाँ पे स्पाउस का नेम लिखा होता है, हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नेम और वाइफ के पासपोर्ट में हस्बैंड का नेम, तो वो होना चाहिए अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो। अगर पासपोर्ट में नाम नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपके पास एक मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए लेटेस्ट, जो भी अप्रूव्ड गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है वो एक्सेप्टेबल है। और लेट्स सपोज कि बच्चा भी साथ में है, जैसे इनका भी वीज़ा आया है, जैसे बच्चा है, ये बच्चे का साथ में इनका वीज़ा आया है, तो ये भी साथ में है, बच्चा भी आपके साथ में है। तो तब आपको क्या चाहिए, अगर बच्चा स्कूल में जाता है, ठीक है, या फिर कॉलेज में जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा है, तो आपको एक एनओसी चाहिएगी उस स्कूल से कि भाई इतने दिन के लिए मैं फैमिली के साथ वहाँ पे घूमने जा रहा हूँ, और वो कॉलेज जो स्कूल के लेटर हेड पे वो चाहिए होगा स्टैम्प ऑन साइन। तीसरी चीज, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा हो गए डिपेंडेंट के, मैं बता रहा हूँ, यानी कि वाइफ के लिए मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चे के लिए एक बर्थ सर्टिफिकेट और एक एनओसी उसके स्कूल से। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं भाई जब आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो। और जैसे मेन एप्लीकेंट है, जैसे हस्बैंड है, तो हस्बैंड का वीज़ा जैसे जैसे मेन एप्लीकेंट है, तो इनका वीज़ा है, इनके डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होते हैं, इनका 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट। अगर स्टैम्प और साइन आप करा लेते हो तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, नहीं भी कराते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही सिचुएशन में वो एक्सेप्टेबल है। दूसरी चीज़ उसके लिए है आपका इनका बिजनेस प्रूफ। वो भाई आप एमएसएमई दे सकते हो, इनका भी जैसे एमएसएमई था और जीएसटी वगैरह नहीं था, तो एमएसएमई आप दे सकते हो, और कोई ट्रेड लाइसेंस वगैरह होता है वो भी दे सकते हो, या फिर और भी कोई बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो वो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए। अब आपको क्या करना होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद वगैरह, कहीं पे भी आप, कहीं से भी है पूरे इंडिया में, कहीं से भी है, अब आपको सबमिशन करने जाना होता है। सबमिशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, काफ़ी सारे बंदे ये पूछते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली वॉक इन करो, वीएफएस जाओ, उनकी टाइमिंग रहती है 9 to 1, उस टाइमिंग के बीच में जाके आप वहाँ पे जाके अपनी जो प्रॉपर फाइल जो है वो सबमिट कर सकते हो। सिर्फ ये तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो गए जो क्लाइंट साइड से लगे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा आपको कवर लेटर चाहिए होता है, ट्रैवल आइटनरी चाहिए होती है। कवर लेटर में आपका पूरा प्लान एक्सप्लेन होता है कि कैसे कैसे आप वहाँ पे जाएंगे, क्या क्या करने जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, और क्या आपके फाइनेंशियल हैं, क्या आपका टैक्स बैकग्राउंड है, क्या आपके बिजनेस का बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें उसमें कवर लेटर में होती हैं। ट्रैवल आइटनरी में आपकी डे टू डे ट्रैवल आइटनरी होती है एकदम डिटेल में कि कहाँ पे आप जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या क्या आप करेंगे वहाँ पे, और कितने दिन का प्लान है, कब आप जा रहे हो, किस होटल में रुक रहे हो, सारी चीज़ें उसमें प्रॉपरली मेंशन होती है डिटेल में। उसके अलावा फिर आपका वीज़ा फॉर्म होता है, आपका फ़्लाइट होता है, होल्ड रिजर्वेशन जिसको हम बोलते हैं। बहुत बंदे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज किस लिए रहते हैं, उनको लगता है कि भाई हमें ओरिजिनल फ़्लाइट देनी है, या फिर ओरिजिनल फ़्लाइट देने से हमें वीज़ा 100% मिल जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे बंदे कंफ्यूज रहते हैं, किस में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ओरिजिनल टिकट से वीज़ा मिलेगा, हम डाल देते हैं और वीज़ा हो जाता है रिफ्यूज़, आपके टिकट के पैसे भी हो गए बेकार। तो इन ये बेवकूफ़ों वाली बातों में आप मत पड़ो बिल्कुल भी, ऐसा कुछ नहीं होता। एम्बेसी कोई आपसे डिमांड नहीं करती कि आपको ओरिजिनल टिकट दो और वीज़ा कन्फर्म मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वीज़ा आपका तब भी रिफ्यूज़ हो जाता है। जो होल्ड रिजर्वेशन होता है भाई, वही हम लगाते हैं, और आप में से भी किसी को अगर वो चाहिए तो आप डेफिनेटली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और आपके उसके अलावा होती है आपकी कन्फर्म होटल रिजर्वेशन। होटल रिजर्वेशन भी आपकी डमी नहीं होती भाई, डमी कोई भी डॉक्यूमेंट मत लगाया करो आप भी, ना वो डमी होता है। डमी तो फिर उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो इसीलिए होल्ड रिजर्वेशन वो कंफर्म रहता है, वो ही हम लगाते हैं। तो ये हो गए सारे डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको वीएफएस जाना है, वहाँ पे जाके आपको सबमिट कर देना है। तो ये चीज़ हो गई इसका पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और सबमिशन का प्रोसेस। अब इनका वीज़ा भाई आया है, इनका वीज़ा आया है विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर इनका ये वीज़ा आया है। नॉर्मली आप वेबसाइट पे जाके देखोगे तो बोलते हैं कि भाई हमारा 5 दिन का प्रोसेस है, या फिर 10-12 दिन का। मैं अभी आपको दिखाऊंगा लाइव लैपटॉप पे, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि इतना प्रोसेस, लेकिन इतना नहीं है इनका, इनका ज़्यादा है। क्योंकि जो नॉर्मल मैं एक्चुअल बात करूँ टाइमिंग की, तो भाई 15 से 20 दिन आप लेके चलो, और उसके हिसाब से ही आप अपना वीज़ा अप्लाई करो। अगर आप नहीं करेंगे तो भाई डिले हो जाता है, मोस्टली केसेस में हो ही रहा है अभी भी, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टाइमली आप उस चीज़ को अपने प्लान को दिखाओ, ताकि वीज़ा आपको आसानी से मिल जाए और आप आसानी से ट्रैवल भी कर पाएँ। ठीक है, तो ये था भाई जापान के वीज़ा का अपडेट, और मोस्टली लोग जिसके बारे में पूछते हैं। तो अगर आप लोग भी जापान का वीज़ा लेना चाहते हो, इसका रेशो भाई मॉडरेट है। ऐसा नहीं है कि मोस्टली मान लो अगर 10 केस डल रहे हैं तो 10 के 10 रिफ्यूज़ल हैं, ऐसा नहीं है। 10 केस डल रहे हैं तो मैं एटलीस्ट लेके चलूँगा कि 60-70% का रेशो अभी के टाइम में चल रहा है। और मोस्टली ये भी डिपेंड करता है कि कौन कौन सी किस तरीके की फाइल सबमिट हुई हैं। वीज़ा मिलता है आपकी प्रोफाइल पे, खुद की प्रोफाइल पे, और हमारा काम जो है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, जिससे कि थोड़ा सा ईजिली आपका काम हो जाए और आपको ईजिली वीज़ा मिल जाए। ये चीज़ होती है कवर लेटर के थ्रू आपकी प्रोफाइल को अच्छे से डिस्क्राइब करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको वीज़ा मिलने में। तो ये थी सारी चीज़ें भाई। आप लोगों को अगर कॉन्टैक्ट करना है, बहुत से लोग बोलते हैं, पहले मैं ये बता दूँ, हमारा कोई और किसी भी बंदे के साथ कोई एसोसिएशन, यानी कि कोई भी हमारा लिए काम नहीं करता, या हम किसी के लिए काम नहीं करते। आप लोगों को कोई बोलता है कि मैं रोबिन भाई का काम करता हूँ, या उनके लिए वो हमसे काम करवाते हैं, उनके वीज़ा में अप्लाई करते हैं, तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तभी आप समझ जाना कि कोई ना कोई फ्रॉड है। तो इस चीज़ से आप लोग बचो। मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो भाई इंस्टाग्राम स्क्रीन पे आ रहा है ऊपर, यहाँ पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर लेना। एंड जो भी बंदा कॉन्टैक्ट करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है, वहाँ पे भी आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो मैं अभी आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, थाईलैंड, चाइना, यूएई, वियतनाम, जापान, मलेशिया। ठीक है, ये कंट्री इन्होंने ट्रैवल कर रखी थी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनका सेविंग्स आप देख लो एक बार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये देखो। तो भाई जो इनके सेविंग्स में बैलेंस था वो 4,17,000 रुपये, 4,17,438 रुपये।
एंड इनका करंट अकाउंट में बैलेंस था 2,87,451, 451 रुपये। तो ये आप देखो, लेकिन एफडी इनकी अच्छी थी भाई, एफडी इनकी ये अच्छी थी। तो टोटल ओवरऑल अमाउंट जो है इनका 17,04,890 रुपये बनता है, इंक्लूडिंग एफडी। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ एफडी की वजह से इनको मिल गया या इसकी वजह से। बैलेंस जो मेन काउंट होता है ना भाई, आपका सेविंग्स काउंट होता है, और सेविंग्स का बैलेंस है ये। तो इसके बिहाफ पे ही सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, और इसी के बिहाफ पे इनको ये जो है वीज़ा मिला है। तो एफडी आपके अकाउंट में हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं जरूरी कि भाई इसकी वजह से ही नहीं हुआ, लेकिन 1 लाख की भी चल जाएगी, 50,000 की भी चल जाएगी, 2 या 3 लाख की चल जाएगी। ओवरऑल अमाउंट ये था, दैट्स इट। ठीक है, और ये चीज़ जो है हर एक बंदा, आप इसको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली इसको फॉलो कर सकते हो। और ये जो इनका पंजाब नेशनल बैंक है, ये सिर्फ इनका ऐसे ही बैंक था सेविंग, बट इसमें कुछ था नहीं, लेकिन हमने इसको प्रॉपर से मेंशन कर रखा है, दैट्स इट। ये थी भाई इनकी फाइनेंशियल डिटेल, ट्रैवल हिस्ट्री भी आपको पता चल गई। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको जापान का वीज़ा मिले या फिर जापान का वीज़ा आपको लेना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड नॉमिनल सर्विस चार्जेस के साथ आप ये सर्विस ले सकते हो, और आपको वीज़ा इजीली मिल सकता है अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है तो। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।